आइए हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब सुबह भगवत गीता के कुछ अंश को उन्होंने लिया। महाभारत में आपने देखा होगा कि मांगने का मौका सबको मिला और सबसे महत्वपूर्ण कौरवों के सेनापति दुर्योधन को भी और अर्जुन को भी एक ही से भगवान से, दोनों एक ही दिन गए भगवान से मांगने। और अर्जुन ने मांगा भगवान को और दुर्योधन ने मांगा भगवान की माया, उनकी सेना। एक ही समय मांगे दोनों ने। बाकी आगे की सारी चीजें पता है, दुर्योधन ने जो मांगा उसका क्या हुआ, और अर्जुन ने जो मांगा वही गायत्री मंत्र है, जिसमें वो कहता है कि ईश्वर आप हमें सारथी के रूप में चाहिए और कुछ नहीं। सारथी के रूप में हम भी जब गायत्री मंत्र कहते हैं तो यही कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंतःकरण का सारथी बन जाए और बलपूर्वक उस रास्ते पर चलाए जिस रास्ते पर ईश्वर चाहता है। भगवान ने ऐसा ही अर्जुन को चलाया था। आइए इसी भाव के साथ ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर हम सब के अंतःकरण का सारथी बने और बलपूर्वक नेक रास्ते पर चलाए। हम सभी एक साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, मंच पर उपस्थित हमारे अग्रज आदरणीय श्री केदार प्रसाद दुबे जी, श्री रामयश तिवारी जी भाई साहब, बीडी पांडे जी, मनीष भाई, और हमारे समस्त बिहार से पधारे और बिहार के अलावा देश के कुछ और प्रांतों से भी पधारे हमारे युवा भाई बहनों, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं। यदि हम अपनी बात को प्रारंभ करें, मनीष भाई जैसी बात कर रहे थे कि समाज में एक बहुत बड़ी समस्या, सुबह श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने भी इस शब्द का उपयोग किया। अब बिहार के लिए एक अपेक्षा, अपनी आशा अपेक्षा रखी कि यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या, यहाँ के आसपास के रेलवे स्टेशनों में मैंने देखा है कि कुछ समय तक तो ऐसा होता था कि सरकारें दीवार पर थूक के निशान, पीक के निशान, गुटखे के निशान होते थे। अभी कुछ दिन पहले से मैं लगातार इस क्षेत्र के, बिहार और उधर पूर्वांचल के भी क्षेत्र में मैंने देखा, रेलवे स्टेशन में प्रशासन ने अपनी दीवारों को लाल ही पुतवा दिया है, क्योंकि अब वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन साफ करवाएगा। चलिए लाल पुता है, उसमें पान को, गुटखे की और तब उनकी जो ये मसाले रंग रंग के आते हैं, इनकी पीक, वो लाल रंग के निशान, वो दीवार भगवान को प्रशासन ने पोत ही दिया है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या, जितनी गंदगी शायद वो बाहर से दिख रही है उससे कई गुना गंदगी वो करने वाले लोगों के शरीर के अंदर है। और उसी बात को लेकर के उसका एक पॉजिटिव पक्ष, उसका एक वो धनात्मक पक्ष लेकर के हम आपके सामने खड़े हैं कि हम लोगों के बीच में जाएं। खास करके आपसे जो बात हो रही है इसको दो पक्ष में देखिएगा। आपसे ये विषय की बात हो रही है, हमें पता है कि आप कार्यकर्ता हैं, सारे युवा भाई हैं, मगर यहाँ से जाने के बाद इसके लिए भी आप संकल्पित होंगे। स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को, युवाओं को आप व्यसन मुक्ति के संदेश देंगे। क्या क्या बातें बताई जाएं तो उनको उन्हीं अंदाज से, उसी तरीके से आपसे बताते हैं। कुछ बातें, कुछ आंकड़े, कुछ आवश्यकताएं, इसको करने की ज़रूरत क्या है, कुछ विषय इसमें से आपको मिलेंगे। हमारा अभियान है व्यसन मुक्त, व्यसन से बचाओ, सृजन में लगाओ। और यहाँ इतने लोग बैठे हैं और हम यदि आपसे ये कहें कि कल के व्यसन मुक्त संसार में आपका स्वागत है, एक पॉजिटिव, एक धनात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति की तरफ से ये बात कही जा सकती है कि कल के व्यसन मुक्त संसार में आपका स्वागत है। कल का आने वाला समय, आने वाला युग नशा मुक्त होगा, इसकी आशा लेकर के हम लोग इस बात को रख रहे हैं। मगर इसका एक पक्ष और है।
इसका वो दूसरा पक्ष जानते हैं क्या है? कि प्रत्येक दिन, हर दिन, आज भी, कल भी, परसों भी और आने वाले हर दिन, WHO कहता है, WHO ये कहता है कि हर एक दिन विश्व से 10,000 लोग मरते हैं। साहब 10,000, इतने करोड़ों की आबादी है, 10,000 मरते नहीं, मरते तो कई हैं, मगर ये जो 10,000 हैं, ये वो 10,000 जिसमें बड़ी संख्या युवाओं की और बच्चों की, महिलाओं की है, जो नशे की वजह से रोज मर जाते हैं। नशे से होने वाले बीमारियों, कैंसर और उससे जुड़ी हुई बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। अब वही लाइन जो एक धनात्मक पक्ष रख रही थी, अब उसका मायना तो ये लगता है कि साहब यदि रोज ऐसे गिन गिन करके 10-10 हज़ार लोग मरते जाएंगे तो एक दिन तो नशा करने वाला बचेगा नहीं। एक बहुत अच्छी बात अभी सुबह आदरणीय भाई साहब दुबे जी भाई साहब बता रहे थे, हम लोगों ने पहले भी उनके मुंह से सुनी है कि एक व्यक्ति हुए, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी, भारत के राष्ट्रपति को, और उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा कि साहब, वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखी थी कि कुछ राज्य सरकारों ने नशे मतलब शराब के लिए कुछ कुछ हद तक छूट दे दी। जैसे अभी हाल में उत्तराखंड शासन ने एक नियम बनाया है कि शराब के लिए उसको कुटीर उद्योगों में शामिल कर दिया जाए, कि कोई आदमी यदि उद्योग चलाना चाहता है तो वो थोड़ी सी शराब का प्रोडक्शन कर ले तो वो उद्योग है, और उसको परचून की दुकान पे बेचा जा सकता है। कुछ देशों में वहाँ जैसे नेपाल आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, आप किराने की दुकान पे जाएंगे तो शराब की बोतल दिख जाए। ऐसा ही कुछ हमारे भारत की सरकार या हमारे देश की राज्य सरकारें ऐसा कुछ करने का सोच रही होंगी, तो उन्होंने इसको कुटीर उद्योग, ऐसे ही कई राज्यों ने इस तरीके के काम किए हैं जहां वो कहते हैं कि साहब एक आदिवासी कम से कम 5 बोतल शराब तो रोज बना ही सकता है, बना के बेच सकता है, पी सकता है। और ऐसे कई कानून आए और इन कानूनों से खिन्न होकर के एक काम किया गया। एक सोचने वाला, समझने वाला व्यक्ति, उसने भारत के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा उस व्यक्ति ने कि महामहिम, आपसे एक प्रार्थना है कि आप जगह जगह देश में शराब के प्याऊ लगवा दें। शराब के प्याऊ लगवा दें। बड़ा देखने में, सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है। बोले हाँ, लोगों को खरीदने की जरूरत ना करनी पड़े, सरकार के पैसे से जगह जगह नल लगे हों, जिसको शराब पीने का मन हो वो जाए, रेलवे स्टेशन, बसों में अपनी बोतलों को भरे और पी ले। हर सार्वजनिक स्थान पर लगवा दिए जाए, सड़कों पे थोड़ी थोड़ी दूर पर लगवा दिए जाए। बोले इससे एक फायदा होगा। बोले फायदा ये होगा कि जो बुरे लोग हैं वो पी पी के अपने लीवर को सड़ा करके मर जाएंगे और अच्छे लोग हाथ नहीं लगाएंगे, तो कम से कम देश में भले ही लोग बचेंगे। यही कर दो। तो यदि उस पक्ष में देखा जाए, अब वो तो उस लेखक की बात है, मगर सही बात है कि 2 कंडीशन है। एक तो व्यसन मुक्त तब होगा जब हम सब पुरुषार्थ करेंगे और लोगों को व्यसन मुक्त करेंगे, जिससे कि कई परिवार बचेंगे, कई लोगों की जिंदगियां, कई लोगों के जीवन में सुख शांति आएगी। और दूसरा तरीका तो महाकाल कर ही रहा है कि ठीक है, वो काम तो जारी है। और मैंने आपको आंकड़ा बताया कि 10,000 लोग प्रतिदिन मरते हैं, WHO कहता है। ये नशा है क्या, इसको जानने की कोशिश करें कि आखिर ये नशा है क्या। हमारे शास्त्र तो एक बात कहते हैं, हमारे वेद में एक मंत्र आता है, बुद्धि विलुम्पति यद् द्रव मदकारी तदुच्यते। जिस वस्तु के सेवन से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, हमारी सोच समझ ये सब कुछ खत्म हो जाती है, उसको नशा कहते हैं। वही मद कहलाता है, वही व्यसन कहलाता है। ये कौन कौन सी चीजें हैं, तो आज के समय में देखा जाए तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जरा बताइए। कौन कौन सी चीजें, कौन सी वस्तुएं हैं नशे में? शराब, सुरती, तमाकू, गांजा, भांग, चरस, अफीम, हीरोइन, हाँ, गुटखा, जर्दा, और ये तरह तरह की बहुत सारे पैकेट और पाउच में मिलने वाली चीजें। अब इतने में भी अभी ब्रेक नहीं लगा, और मैं बताता हूँ। आयोडेक्स, हाँ जी, आयोडेक्स, पंचर का सॉल्यूशन, और उसके बाद वाइटनर,
थिनर और फिर डिस्प्रिन की गोलियां और ऐसी बहुत सारी दवाइयां जो बाजार में उपलब्ध है, बहुत खतरनाक खतरनाक। और हमारे देश के युवा इसमें फंस रहे हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत मजे से होती है। व्यसन की शुरुआत देखने में लगता है शुरुआत होगी तो एकदम मजे से, साहब शौक के लिए किया। दिल्ली में एक भाई, अभी हाल में हमारी उससे मुलाकात हुई और शांति कुंज के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसकी काउंसलिंग हो रही है और वो ठीक हो रहा है। एक युवा भाई है, मुश्किल से 20-22 साल का है। 20-22 साल के उस युवा, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, कुणाल नाम का लड़का है। हमारे लखनऊ के एक कार्यकर्ता का बच्चा, एक कार्यकर्ता का, लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा। नोएडा में एक बहुत नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में वो बच्चा पढ़ाई करने के लिए आया। बहुत पैसे लगाए और साल 1.5 साल जैसे निकले होंगे, उसके बाद अब उस बच्चे के कई पेपर बैक हो गए और वो हो गया और डिग्री नहीं हुई और वो बहुत परेशान है। उसके घर के लोग तो शांति कुंज लाए थे और अब शायद वो बच्चा ठीक हो जाए। क्या हुआ? बिगड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई? रात में पढ़ रहा था वो, अब उसके साथ में हॉस्टल में रहता था, साथ में पढ़ने वाले और युवा भाई, उन लोगों ने उससे पूछा, वो देखा यार लोग रात को पढ़ रहे हैं और इसको तो नींद आ रही है और वो तो एकदम तन्मय है। उसने पूछा, तुम्हारे रात की लाइट, तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी रात में, तुम रात में पढ़ रहे थे? बोले हाँ। बोले ऐसे कैसे? बोले मेरे पास एक बहुत जोरदार गोली है, ये दवाई खा लेते हैं, उससे नींद नहीं आती है, तो यदि तुम बोलो तो तुमको चाहिए तो दे देते हैं। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, एग्जाम टाइम के लिए गोली तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसने वो गोली खाई और उसको भी रात भर नींद नहीं आई। रात भर उसने पढ़ाई की होगी, एग्जाम दिया नहीं दिया वो तो भगवान मालूम है कैसा गया, मगर रात भर वो जागा और उसको लगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, रात भर नींद नहीं आई। तो अगले दिन पूछ लिया दूसरे दोस्त ने कि वो गोली चाहिए क्या? तो पहले दिन तो फ्री में दी थी, उन्हें हाँ चाहिए तो इकट्ठे ले ले। कितने की पड़ेगी? बोले वही 30-40 रुपए की गोली है। ठीक है, अब एग्ज़ाम निकल जाएगा, 8-10 दिन के गैप में जितनी पढ़ाई होनी है वो गोलियों से वो एग्ज़ाम निकल गया। मगर भाइयों बहनों, वो गोलियां, एग्ज़ाम तो ख़त्म हुआ मगर वो गोली की खरीदारी ख़त्म नहीं हुई। उन 10 दिनों में, 12 दिनों में वो बच्चा उन गोलियों का आदी हो गया। अब वो गोलियां, वो ड्रग्स की गोलियां थी, ड्रग्स था, और अब उसको वो खाने लगा तो वो नशा की हालत, वो एकदम मद, उसी में मद में बैठा है, वैसे ही है। फिर वही ऐसी स्थिति कि यदि गोली ना मिले तो वो किसको मार दे, किस चीज़ को फोड़ दे, क्या सामान खराब कर दे, किसको मारे, क्या करे, मुझे गोली चाहिए। और वो कितने रुपए में? वही लोग जो 30 रुपए की गोलियां देते थे, वो गोलियां अब उसको कितने में मिलती थी पता है? एक गोली की कीमत 350 रुपये, 350 रुपये में। अब वो 350 रुपये की गोली अब कहाँ से करे? तो वो लोगों का पैसा चुराने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। कॉलेज में जैसे तैसे समझ में आया, कॉलेज के लोगों ने घर के लोगों को फ़ोन किया, संपर्क किया, और संपर्क करके घर वालों को बताया कि साहब ये स्थिति है। तब उनके घर वालों को पता चला। और ये तो हमारे एक उस परिवार की जो कि गुरुजी से शायद जुड़े थे, बच्चे की उंगली माँ गायत्री से नहीं पकड़ा पाए होंगे और उनको नहीं मालूम, वो तो सोच रहे हैं बच्चा पहले करियर बना ले, बाद में गायत्री परिवार से जोड़ेंगे। होते हैं ना लोग। तो वो बच्चे का करियर अब शायद गायत्री माता उसको फिर से रास्ते पर ला रही हैं। मगर ये स्थिति, ऐसी स्थिति उस बच्चे से जब हमने बात की, हमने कहा ऐसे कितने लड़के होंगे तुम्हारे कॉलेज में? उसने कहा कम से कम 100 लड़के होंगे। वो कहला अब वो मैं छोड़ना चाहता हूँ मगर मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे नीड आती है तो मैं पागल हो जाता हूँ। मगर उसको तैयार किया गया, वो संकल्पित है। तो अब वो 9 दिन शांति कुंज में रहा और 9 दिन में उसने एक भी बार उसको डिमांड नहीं हुई। फिर धीरे धीरे वो उस अभ्यास में आया है। मैं बात कह रहा था कि शौक से या ऐसी कुछ परिस्थिति से आदमी नशे की ओर बढ़ता है। क्यों पढ़ता है, क्यों फंसता है? तो उसके बहुत छोटे छोटे कारण हैं। खास करके कमजोर आत्मबल वाले बच्चे, युवा, मानसिक रूप से तनावग्रस्त व्यक्ति, उसको भी एग्जाम का तनाव ही रहा होगा जहां से वो फंसा, तनावग्रस्त व्यक्ति, अकेले आवेगशील व्यक्ति, और मजदूर वर्ग।
मजदूर वर्ग, श्रम किया है, अब थकान भी है और रात को खाने के लिए भोजन नहीं है। सदर डॉक्टर साहब कहते हैं जितना सुबह दिन भर में कमाया उतना रात भर में खा पी करके ख़त्म कर दिया, जहाँ थे वहीं खड़े, तो मजदूर वर्ग। और यदि कहा जाए क्यों करते हैं, तो कहते हैं अधिकांशतः युवक और बच्चे देखा देखी शुरू करते हैं। मित्र समूह के कुप्रभाव के कारण, वही पीयर प्रेशर, दोस्ती की खातिर। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे साथ यहीं का गोपालगंज का लड़का था इंजीनियरिंग कॉलेज में। हम जब आया था तो मुझे याद है वो एकदम बढ़िया सिंपल लड़का था, बहुत ही सॉफ्ट नेचर। और हमने हॉस्टल में देखा, हम लोगों की फ्रेशर पार्टी में लड़कों ने बाद में बताया कि इसको कल रात में जब पार्टी हो गई, ख़त्म हो गई, उसके बाद जब रहे हॉस्टल में सारे लड़के, तो जो शराब पीने वाले लड़के थे उसको कन्विंस किया कि देखो यार, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, हम लोग पियेंगे और तुम अकेले बैठे रहोगे, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं, तुम्हारी ग्लास में हम 3 ड्रॉप डालेंगे, बस 3 ड्रॉप, तो तुम उसे हमारे पार्टी से हमारे साथ हो जाओगे, हमको कंपनी दोगे। तो 3 ड्रॉप उसकी ग्लास में डाला था। और मैं आपको बताऊं, वो फर्स्ट ईयर था और थर्ड ईयर आते आते तक एकदम हैवी एडिक्ट हो गया था वो लड़का, रोज शाम को शराब पीने वाला बन गया था। तो पीयर प्रेशर, मित्र समूह का कुप्रभाव और नशीले पदार्थ की आसान उपलब्धता। हरिद्वार में हमारे उस पर बैन है, शराब पर ड्राई जोन है, आपको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर उधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। मगर रात को आप 11-12 बजे जाएं, छोटा बच्चा साथ में हो तो बच्चे के लिए दूध मिलना मुश्किल है, मगर आपको रात को शराब चाहिए तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आपने देखा होगा, नशे वाला आदमी किसी शहर में चला जाए, उसको गुटखा रेल में, गाड़ी में, ट्रेन में, जहाज में, सब जगह मिल जाता है। आपको बच्चे का दूध नहीं मिलेगा, मगर ट्रेन में आपको नशा मिल जाएगा। आसान उपलब्धता, जहां आप चाहिए जाएंगे आपको मिल जाएगा। बच्चा स्कूल से निकलता है, स्कूल के बाहर अवेलेबल है, गांव में दुकानों में अवेलेबल है, हर जगह जहां उसकी नजरें जाती हैं। तो थोड़ा सा हमारे देश की अदालतों का धन्यवाद कि थोड़ा डंडा चला तो आज वो गुटखे की रंगीन पन्नियां कम देखने को मिलती हैं। नहीं तो उसकी तो पन्नियां देख करके तो बच्चे सहज ही आकर्षित होते थे। छोटे छोटे बच्चे, जो मैंने आपको बताया था, वो थिनर और वाइटनर, वो छोटे छोटे बच्चे, प्लेटफॉर्म पर रहने वाले और झाड़ू लगाने वाले बच्चे उन नशों का उपयोग करते तो हैं। इससे होता क्या है, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? मैंने एक आंकड़ा आपको बताया, 10,000 लोग मर जाते हैं। 25 तरह की बीमारियां हैं, उसमें कैंसर भी एक है, जिसका मुख्य कारण नशा है। और WHO तो ये कहता है कि 2020 तक, विजन 2020 की बात यहाँ से आज हो रही थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा। मगर वहीं पर एक बात जो हमें WHO का आंकड़ा जो डराता है कि 2020 में करीब दुनिया के 50 करोड़ लोग कैंसर के रोगी होंगे, जिसमें 40% भारत से होंगे और वो भी युवा होंगे, ये WHO कहता है। क्यों होंगे? क्योंकि हर व्यक्ति के मुंह में उसने एक अलग तरीके की एक मुंह की मुद्रा बनाई हुई है और मुंह में गुटखा रखा हुआ है। और हमको लगता है कि हम गुटखा खाते हैं, हम शान से खाते हैं। अभी बीच में, अभी हाल में बहुत सारे आपने पेपर में ऐड आर्टिकल देखे होंगे, न्यूज़ देखी होगी। एक हमने ऐड पढ़ा, उसका पेपर में न्यूज़ पढ़ी, गुटखे ने छीना रोजगार। यदि आप गुटखा खाते हैं तो अब आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, नौकरी नहीं मिलेगी। आर्मी की भर्ती निकली, मेरे पास उसकी न्यूज़ की कटिंग है, और उस भर्ती में उसमें आंकड़ा दिया हुआ था, इतने हजार जवान आए, इतने लोगों ने दौड़ भाग की परीक्षा में पास कर लिया। मगर जब वो दौड़ भाग सब कुछ हो गई और उसके बाद जब उनका मेडिकल फिटनेस की बारी आई तो उसमें से 65% लोगों को निकाल दिया गया, क्योंकि वो गुटखा खाते थे। तो अब आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। अब ये तो मामला हुआ फौज का, चलिए वहां तो मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। प्राइवेट कंपनीज भी, प्राइवेट कंपनीज आजकल उन्हें हिसाब बना लिया। आप प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है, मेडिकल टेस्ट कराएंगे। और वो जमाना भी नहीं कि CMO को जाइए और नोट दीजिए और मेडिकल हम अपने आदमी से कराएंगे। क्यों? क्योंकि जो है, तुम यदि गुटखा खा रहे हो, तुम नशा कर रहे हो, और तुमको यदि हमने अपने नौकरी पर रख लिया, 5 साल 10 साल नौकरी करोगे, उसके बाद ऐसी किसी बड़ी बीमारी को अपने माथे पे मोल लोगे और फिर उसके बिल हमारी कंपनी में लगाते रहोगे। ऐसे आदमी को क्यों नौकरी देना? प्राइवेट कंपनियां भी नौकरी नहीं देने वाली। तो ये समझ लें कि यदि हम नशा करते हैं, युवाओं को ये बात बतानी पड़ेगी कि आप यदि किसी भी नशे में लिप्त होते हैं तो केवल ये जीवन का इस क्षण का आनंद नहीं, आपको जीवन में रोजगार भी नहीं मिलने वाला। और इसके बाद यदि ये समझा जाए कि साहब नशे से और क्या क्या होता है, स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जो सामान्य जो देखने को मिलता है,
स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, हाथ पैर में कपकपी। उसी भाई की जो वो 2 ट्रीन ड्राफ्ट वाला लड़का था, उसके हाथ पैर कांपते, हम लोगों ने भी देखे, उसके हाथ कांपते थे। आपने देखना सिगरेट पीने वाले युवा भाइयों के भी हाथ कांपते हैं, होठ काले हो जाते हैं, होठ जल जाते हैं, आंखों में लाल लाल निशान हो जाता है, और वजन की वजन बढ़ जाना, सर दर्द, आंखों में लाली, अंग और बहुत सारी चीजें, और उससे होने वाली दुर्घटना। सदर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नशा करो और एक्सीडेंट से मरने वाले की तो बात ही छोड़ो, उसको तो आप नहीं जोड़ रहे हो कहीं पर भी, वो मरने वालों की संख्या भी उसी नशे की मरने वालों संख्या में जोड़िए ना, क्योंकि वो एक्सीडेंट्स भी तो नशे के कारण से हो रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट चलती है, घरों में लोग सिगरेट पीते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पीछे बच्चा बैठा है, सामने पिताजी सिगरेट पी रहे हैं। आपको पता है इससे क्या होता है? देश में 1500 लोग, हमारे देश के 1500 लोग हर साल मरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई अपना सिगरेट या बीड़ी पीता है, उनका कोई वो सिगरेट या बीड़ी पीता है जिसका धुआं ये ना चाह करके भी अपने अंदर लेते हैं। हम ट्रेन में, बस में, गाड़ी में सफर करते हैं, हमको लगता है यार ये पी रहा है, हमको क्या लेना देना। आप उन 1500 लोगों में शामिल होने वाले हैं जिसको पैसिव स्मोकर कहा जाता है। आप स्मोकिंग तो नहीं करते, मगर उसका धुआं आपके अंदर जाता है, पैसिव स्मोकिंग। 1500 लोग मरते हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या बच्चों की है, महिलाओं की है जिनके पति सिगरेट पीते हैं उनके साथ। और ये तो स्वास्थ्य की बात है, मगर मन पर इसका क्या असर पड़ता है? मन पर इससे और खतरनाक असर पड़ता है। मांगने की आदत। एक बहुत जोरदार न्यूज़ छपी थी कल्याण सिंह जी की, बताने में मुझे कोई नहीं, जब पेपर में छपी है तो वही रेफरेंस बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री थे उस समय, और अब वो उनको खैनी की आदत थी, सुरती खाते थे, क्या खाते थे। अब काफिले में लंबे सफर में निकले हुए थे और उनकी खैनी खत्म हो गई। अब खैनी खत्म हो गई तो मंत्री जी की हालत खराब हो गई। अब क्या किया जाए? पीए ने सूचना करी पूरे काफिले में, तो काफिले में पता चला अगली वाली गाड़ी में जो सिपाही बैठा था उसके पास थी। काफिला रुका, सिपाही आया, उसने अपनी सुरती जो सुनौटी कल्याण सिंह जी को दी, बड़े खुशी से उनने सुरती बनाई, खाए, और फिर काफिला बढ़ा। वो जो एकाएक एक रास्ते में उनका काफिला रुका तो पत्रकारों ने जांच पड़ताल की तो पता चला इस वजह से सीएम साहब की गाड़ी रुकी थी। मांगने की आदत। बड़े से बड़ा आदमी किसी से भी मांगने के लिए तैयार। फिर तो जो है, फिर अभी ये तो छोटी सी बात है। फिर नशे की आदत जब धीरे धीरे वो लत बन जाती है तो पशुतुल्य जीवन, असामाजिक गतिविधियों में आपका अपने आप इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, वैसे ही लोगों से मिलना जुलना, और वो झूठी शान से वो नशा नाश तक चला जाता है। यही 2 शब्द हैं, शान, नशा और नाश। शान से शुरू होता है और नाश तक जाता है, और आपकी सही बात पर लोगों को विश्वास करना बंद कर देते हैं। आपको लोग बुलाना, सामाजिक कार्यों में बुलाना बंद कर देते हैं, आपका सहयोग बंद कर देते हैं, और आपके अंदर आत्महीनता आ जाती है क्योंकि आप नशा करते हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसी स्थिति है कि साहब मन की स्थिति तो ऐसी हो जाती है, पशुतुल्य हो जाती है, लोग सड़कों पर पड़े होते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे, शराब पी करके सड़कों पर पड़े हुए हैं, जमीन पर डले हुए हैं, कोई होश नहीं है। जानवर आकर के उनके पास बैठ रहा है, चाट रहा है, पता लगा अच्छे घर का व्यक्ति है मगर शराब के नशे में धुत है। परिवार में चिंता, कलह और क्लेश का वातावरण। घर, ये परिवार की, हमने अभी मन की बात करी, और नशे का प्रभाव यदि परिवार पर देखा जाए तो लड़ाई झगड़े। कल बच्चों ने नृत्य, वो जो नाटक था उसमें यही तो था, घर में लोगों के खाने को नहीं है, घर में कलह है, लड़ाई झगड़े हैं, मारपीट है। हमारे पड़ोस में जहाँ हमारा घर था, अभी है एक पड़ोस में धर्माधिकारी फैमिली, सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे वो, और परिवार में बहुत अच्छी स्थिति, और उसमें ये मामला कि रोज शाम को शराब पी करके आना, मार पीट, लड़ाई झगड़ा। यो तो घर के 2 बच्चे उनके, और एकदम नर्क जैसी जिंदगी, छोटे छोटे बच्चे, और शराब पीते पीते पता नहीं भगवान की इच्छा होगी लीवर खराब हुआ और उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनके 12वीं पास बच्चे को नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई, उनकी वो बच्ची जिसको वो स्कूल तक नहीं जाने देने वाला आदमी, उनकी बच्ची मेरिट में आई, और अब वो लोग इतने खुशी से रहते हैं, और शायद अंदर से होता होगा कि अच्छे हुए चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो घर परिवार का वातावरण, कलह का, क्लेश का, और अशिक्षा, बच्चों के लिए साधन ना जुटा पाना,
संतानें भी कुमारगामी, उसी रास्ते पर चल देने वाली। अब संस्कृति, गाली गलौज, मारपीट बढ़ते। अब यदि समाज की बात करें तो समाज पर क्या असर पड़ता है नशे का? समाज पर असर पड़ता है अपराध। दिल्ली की घटना हुई, दिल्ली की घटना याद है ना? याद है? कितनी निर्दयता, कितनी विभत्सता किसकी वजह से हुई? शराब की वजह से। वो बलात्कार उन इंसानों ने, उस शराब ने किया। इंसानों को तो फांसी देने की बात हो रही है, मगर उस शराब की बोतल को फांसी पे क्यों नहीं लटकाया जा रहा? उसकी बोतल को भी तो फांसी पे लटकाओ। विश्व भारत में 95% बलात्कार की घटनाएं, अभी मैं सुबह जो जजों की बात कर रहा था, जो ट्रेनी जज थे, वो भी शराब के नशे में ही उनने ये काम किया। 95% बलात्कार की घटनाएं शराब पीने के बाद। चोरियों की घटनाएं, चोरी होती है, किसी की साइकिल उठा ले गया और ले जा करके, जानते हैं कितने में बेचते हैं ये नशा करने वाले लोग? 40 रुपए में, 50 रुपए में साइकिल बेच आते हैं। क्यों? एक टाइम की गोली मिल जाए बस। चोरी, लड़ाई झगड़े और महिलाओं बच्चों पर हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं, खेत खलियानों में आग, 75% सड़क दुर्घटनाएं आग से होती हैं, बीड़ी सिगरेट से होती हैं, शराब से और बीड़ी सिगरेट से। एक बहुत खतरनाक मामला आया था मनेरी गांव का। होली के 2 दिन पहले मजदूर वर्ग अपना सब बोतला डंटा वंटा बस में भर के और वो अपने गांव जा रहे थे। और वो तो मजदूर वर्ग का क्या होता है, वो लोग अपने लिए सब अपना खाना पानी जो हो सकता है गांव ले जाएं। तो एक काम करने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति अपने साथ कुछ केरोसिन वगैरह भी चुरा करके फैक्ट्री से और गांव ले जा रहा था और बैठ करके बड़े मजे से बीड़ी पीता हुआ जा रहा था। आपको पता है वो पूरी बस में आग लगी और वो 15 करीब 150 लोग खचाखच भरी बस में, किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और भुन गए थे लोग। होली के 2 दिन की पहले राष्ट्रीय घटना थी। और ना जाने ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो बीड़ी सिगरेट से होती हैं। और इसके बाद जो हम लोग वैश्विक बात करें, राष्ट्रीय स्तर की बात करें, समाज में, राष्ट्र में, तो आप देखेंगे नशा क्या क्या देता है हमको। ये नशा देता है गंदगी, जिसकी बात हमने शुरुआत में की। ये नशा देता है हमारे सरकारी कार्यालयों के समय पर, हमारा जो समय है, जो हमारे पैसे से सरकार लोगों को देती है, चलो पान खा के आते हैं, चलो गुटखा खा के आते हैं, और वो आपके 1 घंटे वहाँ बर्बाद हो जाते हैं। आपकी सरकारी संपत्ति का नाश। और ये सब क्यों होता है? सरकारी राष्ट्र की संपत्ति नशे में चली जाती है। और इससे भी खतरनाक जो था, इतना होता तो भी ठीक था। मैं तो ये कह सकता हूं यहां से, और आप भी ये बात लोगों को कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति नशा करता है वो राष्ट्रद्रोही है। नशा करने वाला व्यक्ति देशद्रोही है। क्यों? क्योंकि नशे का 80% व्यापार जो है वो काली कमाई है। 20% उसमें होगा जो पॉजिटिव है, 80% काली कमाई है, चोरी है, बेईमानी है, डकैती है, गुंडागर्दी है, और इससे भी बड़ा आतंकवाद। पंजाब की अभी आप खबर देखिएगा, कई मंत्री जेल में हैं अभी उनके। और ये बात 2015 से ही अखबारों में आने लगी थी। अभी खुलासा हुआ कि वहां पर यह बात आई थी कि पंजाब की हरित क्रांति का पैसा आतंकवाद बनकर के हमारे देश पर आता है। कैसे आता है? कि हमारे लोग मौज करना चाहते हैं, हमारे लोग शान से जीना चाहते हैं, तो क्या करें? नशा करते हैं। और नशा करने के लिए क्या किया जाए? ड्रग्स खरीदते हैं, चोरी से शराब खरीद ली जाए, स्मगलिंग से शराब खरीदी जाए, ड्रग्स खरीदे जाए, और वो पैसे से वो खरीदा गया। वो नशा कौन बेच रहा था? कहते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए वही दाऊद, वही वो लोग जो हमारे देश पर गोलियां चलवाते हैं, हमारे मासूमों को मारते हैं। हम उनसे ही नशा खरीदते हैं, हम उनको पैसा देते हैं कि ये लीजिए, हमको नशा दे दीजिए, हम पैसा देते हैं, अब आइए हमें गोली मारिए। आप देशद्रोही हैं यदि आप नशा करते हैं। इस बात को याद रखिए। लोगों को बताइए कि नशा करना केवल शरीर के लिए, परिवार के लिए नहीं, देश के लिए घातक है। पैसे की बात करते हैं साहब, नशे से क्या नुकसान है? 2-4 रुपए ही तो लगता है। कैलकुलेशन करके देखिएगा, 10 रुपए का भी यदि नशा करता है व्यक्ति तो ना जाने कितने लाख रुपए बर्बाद कर देता है। लाखों रुपए वो उस नशे की होली में फूंक देता है। और हमारे देश की सरकारें, शायद डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमें रेवेन्यू मिलता है। कितना रेवेन्यू मिलता है?
10 के कुछ आंकड़े हमारे पास थे, उसमें से निकाले थे। आप भी आरटीआई से निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे देश की सरकारों को किसी एक सरकार का दिया हुआ था, भारत का दिया हुआ था, 2010 में कहा गया था कि एक वर्ष में 20,000 करोड़ के नशे की होली जलाई जाती है। और 20,000 करोड़ के नशे की होली, और सरकार को रेवेन्यू कितना मिलता है? क्योंकि साहब नशे इसलिए नहीं बंद करते क्योंकि सरकार को रेवेन्यू मिलता है। सरकार को कितना रेवेन्यू मिला? तो बोले उस 20,000 करोड़ में करीब सरकार को 15,000 करोड़ की रेवेन्यू मिली। ठीक है, 15,000 करोड़ की रेवेन्यू को कहां लगाया सरकार ने? सड़कें बनाई, गांवों को विकसित किया, बच्चों की पढ़ाई में लगाया, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए? जी नहीं, वो सरकार ने उस पैसे को कहां खर्च किया? वो सदर डॉक्टर साहब कह रहे थे, उन्हीं नशेखोरों की दवाई में, उनके इलाज में और दुर्घटनाओं की पूर्ति में। तो ये नशे का अर्थशास्त्र है। और वो भी कितना? उसमें वो खर्च करते हैं करीब 30,000 करोड़। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। और इतना सब कुछ होने के बाद ये सारी बातें तो आंकड़े हैं। आप जाकर के किसी को बताओगे ये बात? मैंने एक आदमी को बताई, बीच में व्हाट्सएप पे एक मैसेज, जैसे भाई साहब सदर डॉक्टर साहब कह रहे थे, एक मैसेज हमने भी पढ़ा, उसमें आया था कि एक आदमी ने दूसरे को समझाया कि भैया तुम इतने पैसे जोड़ लेते, ये नशा नहीं करते तो आज तुम्हारे पास ये गाड़ी होती, ये वाला ये होता, ये वाला होता। तो उसने पलट के पूछा, तुम्हारे पास है? तुम तो नहीं करते हो, तुम्हारे पास नहीं है। तो ऐसे तर्क करने वाले लोग मिलेंगे, उनको क्या पता कि उन्होंने कहाँ लगाए और कहाँ नहीं लगाए। उन तर्क करने वाले लोगों के लिए एक बात बताता हूं। मैं एक व्यक्ति से मिला, डॉक्टर नैयर से। ये डॉक्टर नैयर इंदौर के हैं, अब तो विश्व में लोग उनको जानते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। जैसे आज हमारे बीच में एक डॉक्टर है, उसमें उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी, कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, मास्टर्स किया, विदेश जा रहे थे, फाइनली डिसाइड किया नहीं जाऊंगा, देश में कैंसर के लोगों का इलाज करूंगा। और जब वो इलाज करने लगे तो कैसे करें? सरकार जिस प्राइवेट अस्पताल में थे वहाँ लोग पैसे मांगते थे, और ये कि उन गरीबों से पैसे लेना नहीं चाहते थे, और अस्पताल वाला पैसे मांगता था। उनने कहा आप फोकट में करो, फीस मत लेना, हमसे सैलरी मत लेना, हम तो लेंगे, हमको ऑपरेशन थोड़ी फ्री में करवाएंगे। तो इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया। उनने कहा ऐसे तो बात नहीं बनेगी। उनने कहा आप अपना अस्पताल बना लो। बोले कैसे बना लूँगा? बोले भीख मांग के बना लो, जब तुम्हें खैराती ही बनाना है तो। बात दिल पे लग गई। डॉक्टर नैयर चौराहे पे निकले और उन्होंने भीख मांगना शुरू किया, और कई सालों तक भीख मांगी। कई लोगों ने, आदित्य बिरला और बड़े बड़े लोगों ने उनको भीख दी, और उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बना लिया, एक फाउंडेशन बना के रोज ट्रीटमेंट करने लगे। अभी बात यहाँ नहीं आई, वहाँ आकर के उन्होंने ट्रीटमेंट करने लगे। ट्रीटमेंट करके देखा कि यार कैंसर तो खत्म ही नहीं हो रहा। 30 साल 35 साल तक इलाज करते रहे, और एक दिन सोचा कि यार पूरा हमारी उम्र लग गई इसमें और कैंसर खत्म नहीं हुआ। उस दिन से इलाज करना छोड़ दिया, हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया, अपने अस्पताल के ट्रस्टीशिप से रिजाइन कर दिया। अब क्या करते हैं, वही गाड़ी निकाल ली जिसमें वो भीख मांगते थे, पैसे इकट्ठा करते थे, और अपना वही म्यूजिकल ग्रुप ले लिया। अब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और जा कर के बच्चों को बताते हैं कि बच्चों मैं डॉक्टर नैयर हूँ, और मैंने जो है अपनी पूरी जिंदगी इस बीमारी से लड़ने में लगाई है, और मैंने ये पाया है कि मैं हार गया हूँ, और फिर तुम्हारे पास भीख मांगने आया हूँ कि यदि तुम आज दान दे दोगे तो मैं जीत जाऊंगा, तुम मुझे अपने नशे का दान दे दो। अब जो काम उन्होंने इतने साल के बाद शुरू किया, ये विचार क्रांति गुरुजी ने हमें तो बहुत पहले ही बता दी है। यही एक माध्यम है जिससे हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं, इस लड़ाई में जीत सकते हैं। तो हम लोग लोगों के पास जाएं और जा कर के लोगों को ये संदेश पहुंचाएं कि हमारे अपने हमारी लंबी उम्र की दुआ करते हैं, तो हमें कम से कम उनकी दुआओं का मान रखना होगा। हमारे बड़े कहते हैं जुग जुग जियो, तो हम ऐसे कोई काम ना करें कि उनकी दुआएं छोटी पड़ जाएं और हमारी उम्र उनकी दुआओं के आगे छोटी पड़ जाए। ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे बड़ों के आशीर्वाद, उनके अनुदान छोटे हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।